क्या आप यकीन करोगे कि दुनिया के सबसे ताकतवर एम्पायर्स में से एक, जिसके घोड़ों ने अटक से कटक तक का पानी पिया था, उसका डिक्लाइन किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं बल्कि घर की एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक ने किया था। एक ऐसी स्पेलिंग मिस्टेक जिसने 18 साल के एक मासूम पेशवा की गर्दन पर कटार रख दी। पुणे का शनिवार वाड़ा, जो मराठा शौर्य का प्रतीक हुआ करता था, 30 अगस्त 1773 की दोपहर को अचानक एक कसाई खाने में बदल गया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह नहीं थी कि यह हत्या हुई। चौंकाने वाली बात यह थी कि इसका कातिल कोई और नहीं बल्कि वो सगा चाचा था, जिसने थोड़े ही दिन पहले उस बच्चे की रक्षा करने की कसम खाई थी। आखिर एक चिट्ठी में ऐसा क्या बदल गया कि पकड़ने का हुक्म मौत के फरमान में बदल गया? क्यों एक चाची की जलन ने पूरे मराठा एम्पायर को अंग्रेजों की झोली में डाल दिया? और क्यों आज भी अमावस्या की रात को पुणे के लोग उस महल के पास जाने से डरते हैं? मराठा इतिहास के उस काले पन्ने को हम आज पलटेंगे जिसे पेशवा नारायण राव हत्याकांड कहा जाता है। ये वो हत्याकांड है जिसने एक महल को शापित कर दिया, जिसने मराठों की किस्मत को पूरी तरह से बदल दिया। कौन थे इस साजिश के असली मास्टरमाइंड और कैसे इसने मराठा एम्पायर को पतन के कगार पर खड़ा कर दिया? ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। इस पूरी घटना को गहराई से समझने के लिए, जानने के लिए आपको कुछ बातों को जानना बहुत जरूरी है। छत्रपति शाहू जी महाराज के टाइम से ही पेशवाई का पद बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था मराठा एम्पायर में। पेशवा असल में मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री को कहा जाता था। छत्रपति के बाद यह पद मराठा इतिहास की सबसे इंपॉर्टेंट कुर्सी थी। जो इस कुर्सी पर बैठा, सारी ताकत उसके पास होती थी। लेकिन इस कुर्सी की एक दिक्कत थी, नेपोटिज्म। माने एक ही फैमिली के पास ये कुर्सी लंबे टाइम से थी। जाहिर है कि इस परिवार के कई दुश्मन भी इस वजह से खड़े हुए। कुर्सी के इस लालच में जो सबसे बड़ा नाम था वो था रघुनाथ राव का, एक काबिल मिलिट्री कमांडर और शानदार स्ट्रेटेजिस्ट। रघुनाथ राव ने 35 सालों तक ट्राई किया कि पेशवा की कुर्सी उनको मिल जाए, लेकिन हर बार उनकी किस्मत इतनी बेकार थी कि उनको पीछे हट जाना पड़ता था। लेकिन वो पीछे कब तक हटते? इसीलिए जब उन्हें मौका मिला तो कोई कसर नहीं छोड़ी गद्दी को हथियाने के लिए। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन जिनकी हत्या रघुनाथ राव ने की थी, उनको संभालने की शपथ भी रघुनाथ राव ने ही ली थी। यह शपथ कैसे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र बन गई, उसके लिए आपको कहानी में थोड़ा सा पीछे जाना होगा और उस कोशिश को जानना होगा जो कोशिश नाकाम हो गई थी रघुनाथ राव की। साल 1761 में पानीपत की लड़ाई हुई। इस लड़ाई में मराठों की बहुत करारी हार हुई। हार इतनी भयानक थी कि मराठों के बड़े बड़े सरदार इस युद्ध में मारे गए। इस जंग में पेशवा बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है, उनके बेटे और उनके भतीजे सदाशिवराव भाऊ भी शामिल थे। इस हार से पेशवा बालाजी बाजीराव को इतना गहरा धक्का पहुंचा कि वो सदमे में चले गए। इस सदमे के चलते ही कुछ ही दिनों में 23 जून 1761 के दिन उनकी मृत्यु हो गई। अब बालाजी बाजीराव के दो बेटे और थे, माधवराव और नारायण राव। माधवराव सबसे बड़े थे, इसलिए उनको पेशवाई की कमान सौंपी गई। लेकिन माधवराव के सामने कई चैलेंजेस थे। मराठों को उनके इतिहास का सबसे बड़ा झटका लगा था, जिससे उबरने में मराठों को बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला था। कई सरदार परेशान थे कि आगे जाकर क्या होगा। ऐसे में माधवराव को न सिर्फ मराठा ताकत को एक करना था, बल्कि उसको मजबूत भी बनाना था। इन सब जिम्मेदारियों को निभाने की बात जो थी, वो सिर्फ 16 साल की उम्र में उनके कंधों पर आ गई। लेकिन इसी टाइम पर सीन में एंट्री होती है रघुनाथ राव यानी राघोबा की। राघोबा असल में पेशवा नाना साहब के भाई थे, यानी माधवराव के चाचा थे। काफी एक्सपीरियंस थे, लेकिन वो पेशवा नहीं बन सकते थे, क्योंकि पेशवा बनने के लिए एक ही परिवार के सदस्य लगातार अपनी दावेदारी करते आ रहे थे। यानी कि पेशवा का बेटा ही पेशवा बन सकता था। अब सोचो, किसी को भी ये बात अखर जाएगी कि उसके पास सारी क्वालिटीज हैं, फिर भी उसे हक नहीं मिल रहा। रघुनाथ राव शानदार मिलिट्री कमांडर थे, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे और काफी शानदार लीडर भी थे। लेकिन इन सारी खूबियों के बावजूद उन्हें सिर्फ 16 साल के एक पेशवा की नौकरी करनी पड़ रही थी। पानीपत की जंग के बाद जो थोड़ा बहुत स्कोप बना भी था, वो भी उनके पास अब कायम नहीं रह पाया था। माधवराव जो थे वो छोटे थे, लेकिन बहुत ज्यादा काबिल थे। उन्होंने अपनी मेहनत और समझदारी के दम पर पानीपत की जंग का दिया गया जख्म बहुत जल्दी भर दिया। उनके काल में मराठा एम्पायर फिर से अपने पुराने फॉर्म में वापस आने लगा। इस काम में जाहिर है कि उनकी मदद रघुनाथ राव ने की थी।
पहले तो दोनों के बीच में काफी अच्छे रिलेशंस भी थे, लेकिन रघुनाथ राव और उनके बीच में जंग की नीति को लेकर अनबन हो गई। इसी अनबन के बीच रघुनाथ राव ने अपने ही पेशवा के खिलाफ साजिशें रचनी भी शुरू कर दी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो साजिशें हैं ये दरबार तक लिमिटेड नहीं थी। इसमें दरबार से अलग महल की महिलाओं का भी कोल्ड वॉर शामिल था। असल में रघुनाथ राव और पेशवा माधव राव के बीच का जो टसल है ये माधव राव की मां गोपिका बाई और राघोबा की पत्नी आनंदी बाई के बीच एक वर्चस्व की वॉर भी थी। आनंदी बाई को लगता था कि राघोबा काबिल हैं, लेकिन उनको वो हक नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। आनंदी बाई ने राघोबा को खूब भड़काया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि रघुनाथ राव और माधव राव के बीच की टेंशन एक लड़ाई में बदल गई। दोनों के बीच हुई इस लड़ाई में रघुनाथ राव हार गए और मजबूरी में माधव राव को अपने ही चाचा को नजरबंद करना पड़ा। वो अपने चाचा को कोई सजा नहीं देना चाहते थे, इसीलिए 10 जून 1768 के दिन रघुनाथ राव को उन्होंने पेशवा के महल शनिवार वाड़ा में कैद कर लिया। रघुनाथ राव को कैद करने के बाद पेशवा माधव राव ने दोबारा सभी मराठा सरदारों को अपने साथ मिलाया और एक बार फिर से दिल्ली तक जाकर मराठा साम्राज्य का झंडा फहरा दिया। यानी कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन पेशवाई की किस्मत बहुत खराब थी। नाना साहब के सबसे बड़े बेटे 1761 की पानीपत की जंग में मारे गए थे। वहीं उनके दूसरे बेटे माधव राव के साथ भी बहुत बुरा हुआ। साल 1770 में पेशवा माधव राव को टीबी की बीमारी हुई। उस बीमारी के चलते साल 1772 में उनकी मृत्यु हो गई। यानी कि अब एक बार फिर से रघुनाथ राव के सामने पेशवाई की गद्दी खाली दिख रही थी। दिक्कत बस एक बात की थी, माधव राव परिवार का एक सदस्य अभी भी जिंदा था। यहां पर माधव राव से भी एक गलती हो गई। उन्होंने अपनी मौत से पहले रघुनाथ राव को कैद से आजाद कर दिया। माधव राव को लगा होगा कि आपसी परिवार का मामला है, सब सही हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने रघुनाथ राव को अगले पेशवा यानी कि नारायण राव का रीजेंट या संरक्षक बना दिया। माधव राव को लगा कि नारायण राव को वो संभाल लेंगे, इसीलिए उन्होंने पूरे परिवार के सामने शपथ दिलाई कि रघुनाथ राव उनकी मृत्यु के बाद नारायण राव यानी माधव राव के छोटे भाई उनका ख्याल रखेंगे। रघुनाथ राव ने भी इस बात की शपथ ली और नारायण राव की रक्षा करने का वचन भी दिया। यानी कि एक बार फिर से रघुनाथ राव को अपने से बेहद छोटे, बहुत ही कम काबिल, बहुत ही कम एक्सपीरियंस पेशवा को अपना हेड या चीफ मानकर काम करना था, यानी उनकी नौकरी करनी थी। अब आप सोच कर देखो, एक बार फिर से खास तौर पर रघुनाथ राव के हिसाब से एक काबिल शख्स को गद्दी नहीं दी गई। उधर यही हाल रघुनाथ राव की पत्नी आनंदी बाई का भी था। जब माधव राव की मृत्यु हुई तो आनंदी बाई को लगा कि अब तो उनके पति ही पेशवा बनेंगे। लेकिन जब 17 साल के नारायण राव को गद्दी मिल गई तो उन्होंने तय कर लिया कि अब ये जो न्याय है ना, ये युद्ध से नहीं षड्यंत्र से होगा। फिर रघुनाथ राव और आनंदी बाई सत्ता को पाने की चाहत में अपनी चालें दोबारा चलने लगे। दोनों इस साजिश में जुट गए कि किसी भी तरह से बस नारायण राव को गद्दी से हटा दिया जाए। रघुनाथ राव इसके लिए सही साथी की फिराक में लग गए। जल्दी ही उन्हें एक ऐसा साथी मिल भी गया। अब यहां से कहानी में एंट्री होती है सुमेर सिंह गर्दी की। सुमेर सिंह गर्दी पेशवा के गार्ड ग्रुप का लीडर हुआ करता था, लेकिन वो पेशवा का खास न होकर रघुनाथ राव का काफी क्लोज था। रघुनाथ राव ने सुमेर सिंह को अपने साथ मिलाया, 10 लाख रुपए और 3 किलो की सूबेदारी का लालच दिया और नारायण राव की हत्या करने के लिए उसको मना लिया। यहीं से रघुनाथ राव को अपनी कामयाबी भी साफ दिखाई देने लगी। हालांकि अक्सर लोग समझते हैं कि सुमेर सिंह गर्दी ने सिर्फ पैसों के लिए इनकी हत्या की थी, लेकिन सच्चाई जो है वो थोड़ी सी और गहरी है। उस टाइम पर पेशवा के जो बॉडीगार्ड्स थे यानी गार्दी सैनिक जो होते थे, उनको कई महीनों की सैलरी ही नहीं मिली। नारायण राव जो कि उम्र में बहुत कम थे और स्वभाव में काफी कड़क हुआ करते थे, उन्होंने सैनिकों की मांगों को सख्ती से ठुकरा दिया। राघोबा ने इसी सिस्टम फेलियर का फायदा उठाया। उन्होंने सैनिकों को भड़काया कि अगर नारायण राव जिंदा रहे तो तुम्हें कभी तुम्हारे पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर मैं पेशवा बन गया तो तुम्हारी झोलियां भर दूंगा। जाहिर सी बात है कि इस बात को लेकर सुमेर सिंह गर्दी मान गए। अब अगर आप देखो तो साजिश के 3 कैरेक्टर एक हो गए थे। एक रघुनाथ राव जो कि इनके खिलाफ साजिशें रच रहे थे, दूसरी उनकी पत्नी जो उनका सपोर्ट कर रही थी, और तीसरा सुमेर सिंह। आगे जो हुआ उसको लेकर हिस्ट्री में 2 वर्जन मिलते हैं। पहला वर्जन तो यही है कि सुमेर सिंह गर्दी ने जाकर उनकी हत्या कर दी। इतिहास में कुछ लोग मानते हैं कि नारायण राव की जान एक गलती की वजह से चली गई थी, यानी कि उनको मारने का शायद कोई प्लान ही नहीं था। अब इसके लिए, इस बात को समझने के लिए आपको उस चिट्ठी को समझना होगा जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, उस स्पेलिंग मिस्टेक की कहानी को। रघुनाथ राव ने जब सुमेर सिंह गर्दी से हाथ मिलाया तो एक पन्ने पर उसके लिए एक संदेश भिजवाया।
इस संदेश में नारायण राव पर होने वाले हमले की डिटेल्स थी और साथ ही लिखा हुआ था हयाला धरावा यानी पकड़ लो। अब रघुनाथ राव ने यह पत्र अपनी पत्नी आनंदीबाई को दिया ताकि वो इसे गर्दी को दे दे, लेकिन आनंदीबाई यहां पर एक खेल कर गई। अपने पति को पेशवा ना बनाए जाने से वो और भी ज्यादा गुस्सा थी और वो अपने पति को हर हाल में पेशवा बनते देखना चाहती थी। इस लालच में उन्होंने किसी भी तरह के रिस्क से बचने की ठानी। इसीलिए आनंदीबाई ने रघुनाथ राव के दिए पन्ने को बदलकर उसमें हयाला मरावा लिख दिया यानी मार दो। यानी कि रघुनाथ राव की इस प्लानिंग को फूल प्रूफ बनाने का काम किया उनकी पत्नी ने, जो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। अब ये दोनों बातें कही जाती हैं। खैर, किसने मारने को कहा और किसने नहीं कहा, इस पर भले ही अलग अलग वर्जन हिस्ट्री में मिल जाएं, लेकिन रिजल्ट इसका सेम ही रहा। साजिश पूरी तरह से तैयार थी और उसे अंजाम में देने के लिए रघुनाथ राव सही मौके का इंतजार करने लगे। इस बीच आती है तारीख 30 अगस्त 1773, जब शनिवार वाड़ा में मराठा इतिहास की सबसे कलंकित घटना घटित हुई। 30 अगस्त के दिन पेशवा तड़के सुबह उठे और 108 सीढ़ियां चढ़कर ऊंची पहाड़ी पर बने पार्वती मंदिर में पूजा करने पहुंचे। पूजा करने के बाद वो अपने मामा सरदार रास्ते के घर पर रुके और अपनी जागीर और तनख्वाह वगैरह के बारे में जानकारी लेने लगे। इस दिन तक पेशवा बने उन्हें 10 महीने हुए थे, यानी कि 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। थोड़ी देर बाद उनको भूख लगी तो मामा से कहा कि दोपहर का खाना खाकर काम दोबारा किया जाएगा। इस तरह वो पेशवा जो थे वो शनिवार वाड़ा में चले गए। यहाँ उन्होंने खाना खाया और फिर थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गए। अभी वो सो ही रहे थे कि अचानक उनके कमरे के बाहर शोर मचने लगा। पेशवा की नींद टूटी तो उन्होंने अपने सेवक को बुलाकर पूछा कि बाहर क्या हो रहा है। पता चला कि उनका गार्ड सुमेर सिंह गर्दी अपने कुछ लोगों के साथ जबरदस्ती शनिवार वाड़ा में घुस आया है। ये सुनकर नारायण राव को थोड़ा शक हुआ और वो भागकर सदाशिवराव भाऊ की विधवा पत्नी पार्वती बाई के पास पहुंचे। वो पार्वती बाई के करीब थे। पार्वती बाई ने नारायण राव से छिप जाने को कहा। नारायण राव को लगा कि अब उनकी जान को सिर्फ उनके चाचा रघुनाथ राव ही बचा सकते हैं, इसीलिए वो देवघर की तरफ भागे। देवघर में रघुनाथ राव पूजा कर रहे थे। नारायण राव उनसे बोले, जान बचा लो चाचा। अभी तक नारायण राव को पता ही नहीं था कि जिनके पास वो जान की भीख मांगने गए हैं वही इस साजिश के कर्ता धर्ता थे। इधर उन्होंने मदद मांगी, लेकिन रघुनाथ राव ने कोई हेल्प नहीं की, वो वहीं खड़े रहे। इससे पहले पेशवाई साजिश को समझ पाते सुमेर सिंह गर्दी ने नारायण राव को पकड़ लिया। अब यहाँ पर उसी चिट्ठी के आधार पर एक बात कही जाती है कि गर्दी सिर्फ पेशवा को गिरफ्तार करने वाला था, इसीलिए रघुनाथ राव ने सोचा कि नारायण राव बस नाटक कर रहे हैं। लेकिन सुमेर गर्दी ने नारायण राव की गर्दन पर कतार रख दी। जब तक वो हालात को संभाल पाते तब तक सुमेर गर्दी ने नारायण राव की गर्दन पर कतार चला दी। इस तरह 18 साल के एक पेशवा की हत्या हो गई। इस तरह नारायण राव, जो उस वक्त तो कमजोर थे लेकिन शायद पेशवा माधवराव की तरह वो भी प्रभावशाली पेशवा बनते, उनकी हत्या ने मराठों को बहुत बड़ा धक्का दिया। अक्सर सुनने को मिलता है कि नारायण राव में दूरदर्शिता की कमी थी, लेकिन इस बात से मैं पूरी तरह से एग्री नहीं करता। इसकी वजह यह है कि मराठों में इस तरह की बात पहले नहीं देखी गई थी। गद्दी को लेकर लड़ाई हुई थी, लेकिन वो अपने ही परिवार के किसी शख्स की गद्दी को लेकर हत्या कर दे, ऐसा नहीं हुआ था। इसीलिए बेहद कम उम्र के नारायण राव ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि उनकी रक्षा करने वाला ही उनका हत्यारा बन जाएगा। खैर, जो भी हो, पेशवा की हत्या की खबर जैसे ही बाहर आई, पूरे मराठा एम्पायर को एक झटका सा लगा। रघुनाथ राव ने तुरंत खुद को पेशवा घोषित कर दिया, लेकिन उनकी पेशवाई के लिए उन्होंने अपने भतीजे की हत्या की। वो पेशवाई उन्हें फिर भी नहीं मिल पाई। रघुनाथ राव की सबसे बड़ी चुनौती मिली मराठा साम्राज्य के मुख्य न्यायाधीश राम शास्त्री प्रभुणे से। राम शास्त्री ने इस केस की ऐसी जांच की जैसे कि आज के टाइम पर सीबीआई भी नहीं कर पाती। उन्होंने सुमेर सिंह गर्दी को पकड़ा और उससे सच उगलवाया। भरे दरबार में राम शास्त्री ने राघोबा से कहा, तुमने अपने ही कुल के दीपक को बुझाया है, इस पाप का प्रायश्चित गद्दी नहीं तुम्हारी मृत्यु है। राम शास्त्री ने बाद में इस्तीफा दे दिया और पुणे छोड़कर चले गए, जिससे राघोबा की नैतिक हार हुई और जनता ने उन्हें कभी पेशवा नहीं माना। उन दिनों नाना फडणवीस मराठों के बेहद ताकतवर सरदार हुआ करते थे। उन्होंने तुरंत 12 संसद बिठाई, जिसका काम रघुनाथ राव को सजा देना था। उन्होंने रघुनाथ राव के खिलाफ विद्रोह करते हुए उनसे युद्ध भी किया। युद्ध में रघुनाथ राव की हार हुई और वो सूरत की ओर निकल गए। अब दोस्तों, सवाल ये उठा कि रघुनाथ राव तो है नहीं, तो अगला पेशवा कौन होगा? किस्मत यहाँ पर देखिए कि नारायण राव की पत्नी गंगाबाई उस टाइम पर प्रेग्नेंट थी। उन्होंने अगले साल 1774 में एक बालक को जन्म दिया। ये बालक कोई और नहीं बल्कि माधवराव द्वितीय थे। जब ये 40 दिन के हुए तब नाना फडणवीस ने माधवराव द्वितीय को पेशवा की गद्दी पर बिठाया और राजकाज का काम खुद संभाल लिया। पेशवा माधवराव द्वितीय भी आगे चलकर अपने ही पिता की तरह मराठों का नाम रोशन कर रहे थे।
अब सवाल है कि रघुनाथ राव का क्या हुआ, वो कहाँ चले गए। तो रघुनाथ राव ने मराठों का कैंप छोड़ दिया और वो चले गए ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। साल 1775 में उन्होंने सूरत में एक संधि की। इस संधि के हिसाब से रघुनाथ राव ने अंग्रेजों को सालसेट और बेसीन का किला देने का वादा किया और बदले में अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को पेशवा की उपाधि दी। इस संधि के बाद रघुनाथ राव ने ईस्ट इंडिया से पुणे पर अटैक करने को कहा। इस तरह साल 1775 में जंग हुई जिसमें रघुनाथ राव की हार हो गई। इस हार से गुस्सा होकर गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने सूरत की संधि को रद्द कर दिया। फिर अगले साल 1776 में रघुनाथ राव ने पुर्तगालियों से संधि की कोशिश की, लेकिन वहां से भी उनको कोई हेल्प नहीं मिली। जिस पेशवा पद के लिए उन्होंने अपने भतीजे की हत्या करवाई, वो पेशवा का पद उन्हें कभी नहीं मिला। उल्टे जो सम्मान वो पेशवा के संरक्षक बने रहने पर कमा सकते थे, शायद इतिहास में हम उनको एक अच्छे नेता के तौर पर याद भी करते, वो मौका उन्होंने गंवा दिया। आखिर में साल 1783 में उनकी मृत्यु भी हो गई। लेकिन इस पूरी साजिश में ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ आ गया था कि मराठे कमजोर हैं। फिर अंग्रेजों ने मराठों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इसके चलते मराठों और अंग्रेजों के बीच में एंग्लो मराठा वॉर शुरू हुए और साल 1818 में आखिरकार मराठा एम्पायर का दी एंड हो गया। इस घटना के बाद शनिवार वाड़ा को मनहूस माना जाने लगा। 1828 में इस महल में एक बहुत भयानक आग लगी जो 7 दिनों तक जलती रही। लोग कहते हैं कि ये उसी मासूम पेशवा के खून का शाप था। आज शनिवार वाड़ा एक टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन सूरज जलने के बाद वहाँ की खामोशी आज भी 1773 की उस खूनी दोपहर की याद दिलाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी शनिवार वाड़ा में हुए उस हत्याकांड की जिसने मराठा साम्राज्य को बदल कर रख दिया। अब आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।